नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ रिया गौर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी रोड में बुजुर्ग दादा जब नाबालिग पोती के प्रेम में बाधा बना तो पोती ने प्रेमी के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के एक निजी बैंक कर्मी को साइबर अपराधियों ने प्रमोशन और ट्रांसफर का लालच देकर 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिया। और प्रगति यात्रा के दौरान बिंदा पंचायत को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो तोहफा दिया था, उनके जाते ही सभी पर ताला लटक गया। तो ये थे आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के पानदेव गली में बुजुर्ग की हत्या मामले में पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पोती ने प्रेमी के साथ मिलकर दादा की हत्या की थी। मकर संक्रांति के दिन मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मालीघाट पान देवी गली में 68 वर्षीय बुजुर्ग कौशल किशोर गुप्ता की हत्या उनकी पोती ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। इस हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मृतक की पोती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। चूंकि उसके वृद्ध दादा हमेशा पोती के साथ गाली गलौज के साथ सख्त बर्ताव करते थे, इसी बात से नाराज होकर उसने अपनी साथ पढ़ने वाले प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। घटना के संबंध में डीएसपी टाउन सीमा देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि नाबालिग पोती ने ही अपने प्रेमी को व्हाट्सएप कॉल कर घर में बुलाया और उसके साथ मिलकर अपने दादा को ईंट से और चाकू से गोद गोद कर मार डाला। सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर के साथ साथ एफएसएल की टीम द्वारा जुटाए गए साक्ष्य के आधार पर यह पता चला कि जैसे ही लड़की का प्रेमी घर में घुसा, उसके दादा की आंख खुल गई थी, लेकिन जल्द ही लड़के ने चादर से उनका मुंह बंद कर दिया और लड़की ने दनादन चाकू से वार किया। इस बीच लड़के ने भी चौकी के नीचे रखे ईंट से वृद्ध पर जानलेवा प्रहार कर हत्याकांड को अंजाम दिया। जांच के क्रम में यह पता चला कि वृद्ध कौशल किशोर गुप्ता के शरीर पर 37 से 38 चाकू के जख्म के निशान मिले हैं। बाद में दोनों ने साक्ष्य को मिटाने की नीयत से घर के 3 मोबाइल और चाकू को अपने प्रेमी की मदद से घर से कुछ दूर 3 पोखरिया के समीप फेंक दिया। पत्रकारों के सवाल पर टाउन डीएसपी ने बताया कि चाकू और मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया है। आरोपित पोती और उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस कांड को अंजाम देने के लिए दोनों ने पूर्व से योजना बना रखी थी। लड़की पहले से ही इस कांड को अंजाम देना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिला। इसके बाद दोनों ने इसके लिए यूट्यूब पर सर्च किया कि कैसे हत्या में फंसे बगैर कांड को अंजाम दिया जा सके। इसके बाद बारीकी से अभ्यास कर कांड को अंजाम दिया गया। हत्याकांड को अंजाम देने के दौरान फिंगरप्रिंट से बचने के लिए दोनों ने हाथ पर ग्लव्स लगा रखे थे। आपको बता दें कि हत्या के मामले में मृतक कौशल किशोर गुप्ता के पुत्र सुमन सौरभ द्वारा दिए गए फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और मात्र 24 घंटे के भीतर पुलिस ने इस कांड का उद्भेदन कर दिया। टाउन डीएसपी सीमा देवी ने बताया कि हत्याकांड को अंजाम देने के दौरान शोरगुल ना हो, इसलिए पहले ही लड़की ने सब्जी में नींद की गोली मिला दी थी, जिससे घर के लोग उस रात गहरी नींद में सो रहे थे। हत्याकांड के दौरान उन्हें किसी भी तरह की आवाज महसूस ही नहीं हुई। आप सभी को विदित है कि हमारे यहाँ एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कालीबाड़ी रोड है, उसमें एक बुजुर्ग किशोर गुप्ता है, उनकी हत्या कर दी गई है। तो उनके पुत्र जो सुमन सौरभ है, उनके फर्द बयान पर हमने मिठनपुरा कांड संख्या 12/25 दर्ज किया और अनुसंधान शुरू किया। हमारे तकनीकी साक्ष्य जुटाने के क्रम में थाने की टीम द्वारा जितने भी साक्ष्य एकत्रित किए गए, उनमें सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर का अवलोकन मुख्य था, जिसके आधार पर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हत्या के पीछे जो मृतक है उनकी पोती का हाथ है और साथ में उनका सहयोगी जो बना उसके प्रेमी जो उसका क्लासमेट भी है वो है। उन लोगों ने पहले से ही पूर्व योजना बनाई थी कि किस तरह से अपने दादाजी का मर्डर किया जाए और उसके पीछे रीज़न ये था कि दादा, जहाँ तक अनुसंधान में हमारे सामने आया या आस पड़ोस के भी लोगों का किया गया, कि वो गाली गलौज करते थे, थोड़े गुस्सेल टाइप के व्यक्ति थे। तो उनका पोती के साथ रवैया थोड़ा सा ख़राब था, उसी के चलते
पोती ने सोचा कि क्यों ना इनको हटा ही दिया जाए, थोड़ा विक्षिप्त हो गई थी उस चीज़ से। तो उसको देखते हुए इन लोगों ने प्लान बनाया। दूसरा उन्होंने सहारा लिया यूट्यूब पर उन लोगों ने वीडियो सर्च की किस तरह से मारा जाए, और फिंगरप्रिंट ना आए इसके लिए उन्होंने सर्जिकल जो ग्लव्स होते हैं उसका प्रयोग किया गया, और उनका प्रयोग करके चाकू की अरेंजमेंट की गई कि चाकू लाया जाए, उससे चाकू से गोदा जाए, ईंट से सिर पे भी वार हुए हैं, और इस तरह से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। अफेयर है, दोनों ने स्वीकारा है कि क्लासमेट भी हैं दोनों, तो वो चीज़ सामने आई है। जिस समय सिर पे मैम वार किया गया था तो वो जो बुजुर्ग थे उनकी आवाज़ नहीं आई थी? घटना किस तरह से हुई थी कि जब ये लोग कमरे में एंटर किए तो वो जग गए थे, तो जैसे ही खड़े हुए तो पहले रिंच से सिर पे मारा गया, एक रिंच भी मिली है हमें, और उससे जैसे सिर पे मारा तो आवाज़ आने लगी, तो बेडशीट से उन्होंने मुंह बांध दिया, और लड़के ने फिर सिर पे पत्थर से वार किया, ईंट वहीं नीचे बेड के नीचे लगी हुई थी, और लड़की ने चाकू से गोदना शुरू कर दिया, और जो मृतक है उनके शरीर पर 37-38 चाकू के निशान हैं जो गोदे गए हैं। जो उनके बाकी परिजन है दूसरे कमरे में सो रहे हैं, क्या इसको उसके लिए उस लड़की ने पहले किया, उनके पिताजी हो सकता ओकेजनली कभी कभी नींद की गोलियां लेते थे, तो गोलियां उनके पास थी, तो उस दिन उन्होंने दोनों की सब्जी में मशरूम की सब्जी बनाई बताई उन लोगों ने, और सब्जी में मिला के उन दोनों ने नींद की गोली दे दी, और वो इतनी गहरी नींद में थे कि ये सारी घटना हुई तो उनको पता ही नहीं चला, और फिर उसको रिएक्ट ऐसे किया गया कि कोई बाहर का व्यक्ति आके और उसको घटना को अंजाम दे के गया। पहले से प्लान करके रखे? ये पहले से प्लान था, 1-2 बार इनकी पूर्व योजना भी बनी कि कर दिया जाए, लेकिन मौका ना मिल के या कुछ आपसी सहमति नहीं बनी, तो इस दिन को इन लोगों ने चुना कि इसको कर दिया जाए। हत्या के लिए जो चाकू इस्तेमाल किया जाता है वो लोग कहाँ से? वो चाकू लड़के को बोला गया था कि तुम चाकू लेके आना, तो एक चाकू वो और एक रसोई वाला चाकू ऑलरेडी था, तो उसको उसने प्रयोग नहीं किया, लेकिन उस चाकू को भी साथ में दे के लड़के को कहा कि तुम खाली एक काम कर दो कि इसे बैग में ले जाओ और चाकू को कहीं जाके फेंक दो, और घर के तीनों मोबाइल, मम्मी पापा और उस लड़की का, तीनों मोबाइल उस लड़के को दे दिए कि जाके फेंक देना, ताकि शक ना जाए कि घर वालों का इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो दादा उनका प्रेम प्रसंग का विरोध करते थे? नहीं, प्रेम प्रसंग से दादा का कोई संबंध नहीं था, लड़के को उसने एक सहयोगी के तौर पे तैयार किया था कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, वो मुझे गाली गलौज करते हैं, उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है, बैड टच वाली कोई बात भी सामने आई है, तो उसके लिए वो जब घटना को अंजाम दे रही थी तो उसमें सहयोगी के रूप में उसको बुलाया गया था। दोनों के बीच में कितने साल से? 5-6 महीने से लोग एक ही कोचिंग में हैं, उसी से उनकी जान पहचान। लड़की बालिग है नाबालिग? दोनों नाबालिग बच्चे हैं। या बैग और रिंच को कहाँ फेंका गया था मैं ये घटना? ये उससे 1 किलोमीटर दूर पे है, 3 पोखर नामक जगह है, वहीं पे मोबाइल और बैग चाकू सब फेंक के लड़का अपने गांव चला गया। घटना को अंजाम देने पर लड़के की कहाँ से गिरफ्तारी हुई? लड़के को हमने कुडनी थाना क्षेत्र से उठाया। वहाँ पे वो रहने वाला है या नहीं, वहीं का परमानेंट स्थायी निवासी वहीं का है, यहाँ पर किराए के कमरे में रहता था। जो लड़का जो घटना को अंजाम देने गांव से आया था या शहर से? नहीं, यहीं पे रहता था, पैदल ही चल के आ गया था, नजदीक ही रहता था। घर में कैसे प्रवेश किया? ऑलरेडी वो दरवाजा खोल के देख रही थी, सीसीटीवी फुटेज में भी आया कि लड़की बार बार झाँक रही है, वेट कर रही है आया कि नहीं आया, और उससे आने से पहले उन्होंने कॉल के लिए व्हाट्सएप का यूज़ किया ताकि उनकी हम CDR में उसका नंबर ना पा सके। घटना का टाइमिंग क्या रहा? घटना 10:45 के आसपास लड़का एंटर करता है और 11:45 को निकल जाता है। मुशर्री प्रखंड के सुतिहरा गांव के चौड़ में जल जमाव की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को जल्द मिलेगा छुटकारा, डीएम ने निरीक्षण के बाद दिया आश्वासन। मुशर्री प्रखंड अंतर्गत सुतिहरा गांव के चौड़ में जल जमाव की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को बुधवार को बड़ी राहत मिली, जब जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने विभागीय पदाधिकारियों के साथ क्षेत्र भ्रमण कर ग्रामीणों की समस्याओं का अवलोकन किया और जल निकासी को लेकर उन्होंने स्थल पर चेक डैम बनाने का ऐलान किया, ताकि ग्रामीणों को बारिश के महीने में जल जमाव की समस्या से निजात मिले और गर्मी के मौसम में इस डैम के जल से सिंचाई का संसाधन भी हासिल हो सके। आपको बता दें कि सुतिहरा गांव के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री से मिलकर गांव के चौड़ में हो रही जल जमाव की समस्या से अवगत कराया था। ग्रामीणों का कहना था कि जल जमाव के कारण वह इस भूमि पर मात्र एक ही फसल ही उपजा पाते हैं, जिससे उनकी जीवन बसर नहीं हो पा रही। तब ग्रामीणों ने जिला स्तर के अधिकारियों का क्षेत्र भ्रमण कर समस्या से निजात दिलाने की मांग रखी थी। मांग के आलोक में बुधवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन दल बल के साथ स्थल पर पहुंचे
और उन्होंने क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद ऐलान किया कि जल जमाव वाले स्थल पर चेक डैम का निर्माण कराया जाएगा। यह कार्य मनरेगा के तहत होगा। इसके लिए पंचायती राज विभाग से राशि की मांग भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थल पर यह अवलोकन किया गया है कि कैसे ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण हो सके। इस पर विभागीय पदाधिकारी अवलोकन कर रहे हैं। शीघ्र ही इस आलोक में कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी बारिश के पहले ही इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा ताकि ग्रामीणों को समस्या का निराकरण हो सके। ये बहुत दिनों से स्थानीय ग्रामीणों की मांग थी और सब लोगों का अनुरोध था कि इसमें जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ हम लोग आकर के देखें और इसका क्या समाधान निकल सकता है, इस पे ग्रामीणों की जो राय है उसके अनुरूप हम लोग आगे की कार्रवाई करें। तो इसमें हम लोगों ने आकर के देखा है और जो खेत के बगल का जो एरिया है जहां आप देखेंगे कि आहार पाइन जैसा एक स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, उसमें जो रैयती कुछ जमीन है उसमें सीओ साहब एनओसी ले लेंगे और मनरेगा के माध्यम से जो है हम लोग उसकी खुदाई करके पानी की निकासी हो, कुछ चेक डैम बन जाए। ये मनरेगा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब है, इसको इंश्योर कराएंगे। जहां घर बना हुआ है, रिहायशी इलाका है, वहां नाला के लिए एस्टीमेट प्रखंड के पंचायती राज पदाधिकारी उसका बना करके और हम लोग पंचायती राज विभाग से अतिरिक्त राशि की मांग करेंगे। कुछ सड़कें जो छूटी हुई हैं उसको आरडब्ल्यूडी ग्रामीण कार्य विभाग का जो डीपीआर बन रहा है उसके तहत हम लोगों ने सम्मिलित करा दिया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब भी हैं, तो वो डीपीआर सर्वे हो करके विभाग में सबमिटेड है और उसमें हम लोग उम्मीद कर रहे हैं जल्दी टेंडर हो करके अगले 2 महीने में उसमें काम भी शुरू हो जाएगा। तो ये हम लोगों का प्रयास है कि ग्रामीणों की समस्याओं का जितना हो सके जल्दी निराकरण हो। इस दिशा में हम लोग सारे विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो इसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। उसी क्रम में हम लोग इसमें जल जमाव की समस्या हम लोग यही प्रयास करेंगे कि बारिश से पहले सारा कंप्लीट करा दें। इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। बुधवार को गिरिराज सिंह फैंस क्लब के सदस्यों द्वारा भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा में सहभागी प्रवासी भारतीय अभय कुमार को सम्मानित किया गया। बुधवार को गिरिराज सिंह फैंस क्लब के सदस्यों के द्वारा इमली चट्टी स्थित होटल आस्था में प्रवासी भारतीय अभय कुमार को यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के सुरक्षित रेस्क्यू करवाने के लिए सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में क्लब के संरक्षक दिवांशु किशोर ने पाग और अंगवस्त्र पहनाकर NRI अभय कुमार को सम्मानित किया। इस अवसर पर मौजूद NRI अभय कुमार ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि मुझे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सर्वोच्च प्रवासी पुरस्कार को से सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि जब रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था उस समय दोनों देशों में रह रहे भारतीयों को सकुशल वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया गया था। इसी के तहत हम लोगों ने अपने देश के रहने वाले छात्र छात्राओं और देशवासियों को यूक्रेन रूस से सकुशल बाहर निकालने के लिए काम कर रहे थे। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हम लोगों का हौसला बढ़ाया। वह पल भी काफी गौरवशाली था। हाल के दिनों में बीते 8 से 10 जनवरी को उड़ीसा के भुवनेश्वर में विश्व के 27 प्रवासी भारतीयों को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था। इस दौरान मुझे भी मालदोवा की तरफ से सम्मानित किया गया। यह मेरे लिए गौरव का पल रहा। आपको बता दें कि अभय कुमार की शिक्षा दीक्षा मुजफ्फरपुर जिले के जैतपुर कॉलेज से हुई। इसके बाद वह वर्ष 2000 से मालदोवा में काम कर रहे थे। वहां रहकर वह अपने काम के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी जुटे रहे। इस सम्मान समारोह में क्लब के प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार, अधिवक्ता आनंद विजय, अधिवक्ता राजीव कुमार, आलोक कुमार, धनंजय कुमार, पप्पू समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। नहीं, सही में ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। मैं तो कल्पना में भी नहीं सोचा था कि ऐसा सौभाग्य मिलेगा। देश के प्रथम व्यक्ति के थ्रू इतना बड़ा सर्वाधिक में सर्वश्रेष्ठ प्रवासी पुरस्कार मिलेगा, ये मैं सोचा भी नहीं था। और यहाँ आकर तो और अच्छा लग रहा है कि हमारा जन्मभूमि कर्मभूमि है, तो बिहार में आकर और अच्छा लगा। आप लोगों से मिलकर आप लोगों ने सम्मानित किया, ये तो और खुशी को 4 चांद लगा दिया। उस समय ऐसा मतलब काफी टिपिकल स्थिति था, उस समय आप लोग विदेश में क्या किए?
जब शुरू हुई थी, स्टार्टिंग में थोड़ा सा था, इस ढंग का पैनिक सिचुएशन था, दोनों के बीच में रिलेशन थोड़े खराब थे, यूक्रेन रशिया के बीच में। लेकिन कोई ऐसा आदमी नहीं सोचा था कि इतना वार शुरू हो जाएगा। 24 फरवरी को जब वार शुरू हुआ तो जितने भी वहाँ करीब 22,000 बच्चे पढ़ रहे थे वहां पर, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि उन लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम था। वहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ने आए थे, इसलिए लैंग्वेज प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उनके लिए। और सब पैनिक सिचुएशन में सब छोड़कर वहां से भागना चाह रहे थे। फायरिंग हो रही थी सब जगह। अच्छा हुआ उस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 आवर के लिए फायर सीज का दोनों राष्ट्राध्यक्षों से मिलकर फायर सीज का रिक्वेस्ट किया, और दोनों ने माना इसको। वो बहुत अच्छा उन लोगों के लिए मौका रहा कि उस बीच में लोग वहां से निकल पाए। हम लोग भी करीब समझिए कि 14-15 दिन तक हम लोग बराबर बॉर्डर पर, क्योंकि बॉर्डर पर जो लोग आते थे उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, बहुत लोग 2-3 दिन से भूखे थे, तो बॉर्डर पर उन लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद फिर वहां से टाउन में ले जाकर, कहीं बॉर्डर पर इतने सारे कैंप नहीं थे वहां पर, तो फिर मेन सिटी में जाकर जहां भी व्यवस्था हुआ, किसी को होटल में, किसी को कहाँ सेफ जोन में, यहाँ तक कि काफी सारे लोग हमारे घर पर भी टिके रहे 10-15 दिन तक। जो आए फिर उनको फिर आगे का, उसमें इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि तुरंत 100 फ्लाइट फ्री में लोग को दिया वहां से इंडिया वापस मंगाने के लिए। उसमें विदाउट फेयर कोई टिकट नहीं देना था। यहाँ तक कि वो लोग ये भी नहीं पूछते थे कि आप इंडियन हो। यहाँ बहुत सारे हमारे पड़ोसी मुल्क के भी लोग थे, वो भी उसके थ्रू फ्री में आए, यहाँ इंडिया आए। और इस दौरान जितने भी लोग इकट्ठे होते थे वहां पर हमारे यहाँ मोल्दोवा में, इसको कोऑर्डिनेट करके उन लोग की व्यवस्था करके बाई बस से फिर उनको एयरपोर्ट तक भेजना, वहां से फिर उनकी, हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था जिसमें कि पूरी लिस्ट थे कि कब कितनी फ्लाइट है, उसमें कितनी जगह बची हुई है, और एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू सब लोग को अरेंज करना कि भाई उनको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाला जाए। क्योंकि सब लोग उस पैनिक स्थिति में, यहाँ घर वाले परेशान थे, सब लोग चाह रहे थे कि जितना जल्दी से जल्दी बेटा या बेटी जिसकी भी हो घर पहुंचे। सब लोग बहुत बहुत चिंतित थे। तो हम लोग का मेन टास्क था कि जितना जल्दी से जल्दी इन लोग को वापस इंडिया पहुंचाया जा सके। उसमें हम लोग काफी सफल हुए। जब पूरी गंगा मिशन जब समाप्त हुआ तो मोदी जी के साथ हम लोग का एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी लिया गया, जिसमें जितने हम लोग और भी, क्योंकि जो भी बॉर्डर लगता है यूक्रेन का, वो रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, मोल्दोवा, ये सब से लगता है। तो काफी सारे लोग थे, एक टीम वर्क की तरह हमने काम किया, और सबको मोदी जी ने काफी प्रोत्साहित किया हम लोग को आगे ऐसे ही काम करने के लिए, और धन्यवाद दिया कि हमने इस ढंग का काम सक्सेसफुली कर पाए। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के एक निजी बैंक कर्मी को प्रमोशन और ट्रांसफर का प्रलोभन देकर साइबर अपराधियों ने लाखों रुपए का फ्रॉड कर लिया। मुजफ्फरपुर जिले में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां साइबर अपराधियों ने निजी बैंक के कर्मचारी को झांसा देकर मुकामा बुलाया और सुनसान जगह ले गए। जाकर पिस्टल के बल पर करीब 3.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले विक्रांत कुमार के साथ हुई, जो HDFC बैंक की बोंसी शाखा से कार्यरत है। विक्रांत को फोन कॉल के जरिए दूसरे निजी बैंक में बेहतर पोस्ट और प्रमोशन का झांसा दिया गया। 11 जनवरी को मोकामा बुलाकर फिर खुसरोपुर बुलाया गया। वहां बाइक से आए 2 युवकों ने विक्रांत को सुनसान जगह पर ले जाकर बंधक बना लिया। इसके बाद 5 और लोग वहां पहुंचे और पिस्टल दिखाकर विक्रांत का मोबाइल छीन लिया। अपराधियों ने विक्रांत का मोबाइल हैक कर लगभग 5 घंटे तक कई ट्रांजैक्शन किए। इस दौरान उनके खाते से करीब 2,14,000 रुपए और पर्सनल लोन के 60,000 रुपए निकाल लिए गए। कुल मिलाकर 3.5 लाख की ठगी की गई। साइबर अपराधियों ने विक्रांत का फोटो पिस्टल के साथ खींचा और धमकी दी कि अगर उन्होंने किसी से इस घटने का जिक्र किया तो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। साथ ही ब्रांच में जाकर गोली मारने की भी धमकी दी। घटना के बाद डरे सहमे विक्रांत किसी तरह मुजफ्फरपुर पहुंचे और परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजन के साथ उन्होंने ब्रह्मपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर FIR को खुसरोपुर थाने स्थानांतरित कर दिया है। नौकरी के ये करके बुला के ले गया और हमको जहाँ बुलाया हम वहाँ गए। वहाँ पे 2 लड़का के साथ बोला कि आप उसके साथ चले आइएगा। कहाँ पे? खुसरूपुर सर। अच्छा।
पहले मुकाम बुलाया, उसके बाद खुसरूपुर बुलाया, उसके बाद वहाँ 2 लड़का आया, उसके बाद बोला कि सर बुला रहे हैं चलिए। फिर वहाँ गए सर, तो हमको गाड़ी में बैठा लिया, उसके बाद सीधे धीरे धीरे लेके जा रहा है और एकदम सन्नाटे जगह ले गया। हम बोले बाबू छोड़ दो क्या बात है, यहाँ ले आए। तो नहीं रुकिए ना। उसके बाद जैसे ही हम गाड़ी से ये किए, तब तक पीछे से देख रहे हैं 7-8 लोग आ गया, और उसके बाद सब 5 आदमी पिस्टल उस्टल भिरा के कट्टा और हमको बोला नीचे चलो। और उसके बाद 11 बजे से लेके 4 बजे तक हमको बैठाया, और मेरे मोबाइल सब वो पूरा पासवर्ड सब बंदूक के नोक पे रख के सारा चीज सर, प्री अप्रूव लोन था, स्टाफ लोन था, वो सब ये कर लिया सर। क्या चीज की नौकरी के लिए? अब वो एक्सिस बैंक में मैक्स लाइफ के लिए सर बुलाया था। आप बैंक में हैं? जी सर। कहाँ पे काम कर रहे हैं अभी हम बांका में एक मौसी ब्रांच है HDFC में, उसी में हूँ सर। जी सर। कितना पैसा रिकवर किया है? लगभग 3,30,000 के करीब में है सर। ये तकरीबन मैं बता रहा हूँ, अभी तक और भी मैसेज, चूंकि पूरा मोबाइल उस दिन से अभी तक हैक है। और भी हो सकता है जी, अभी उतना मोबाइल के तकनीकी में कैसे ये लोग ट्रांजेक्शन किए? सर UPI के जरिए किया है सर, और कुछ अकाउंट्स के जरिए किया है सर। मारपीट वगैरह भी किया? नहीं सर, बंदूक से मारने का धमकी बहुत बार दे रहा था। हम तो इतना गिरा रहे थे कि हम इतना होपलेस थे कि हम दिमाग काम नहीं कर रहा था सर। छोड़ा के सर वो बोला कि बंदूक हाथ में थमा दिया, बोल रहा कि छोड़ रहे हैं, मगर कहीं जाओगे तो तुमको मतलब किसी के उससे बोलोगे तो तुमको हम जान से मार देंगे। अगर तुम ब्रह्मपुरा वहाँ थाना में भी जाओगे खुसरूपुर, तो वहाँ भी मेरा आदमी है, और तुम कहीं नहीं जाओ और सीधे मुजफ्फरपुर जाओ और मोबाइल तब वहीं चालू करना। और हमको ये गाड़ी पे बैठा के और हमको छोड़ दिया, और बोला क्या कि अगर तुम कुछ किसी को कह रहे हो तो नौकरी तो तुम करोगे ही, वहां भी जाओगे तो तुमको हम जान से मार देंगे ब्रांच में। पिस्टल वगैरह तस्वीर भी लिया था? हाँ सर। और बोला जैसे कि पिस्टल के साथ तस्वीर ले रहा था, तो हम रो रहे थे, हमको तो पूरा ये था। तो हम जब रो रहे थे तो बोल रहा है कि माधव रो नहीं, अभद्र गाली बके कि तुम गुंडा ऐसा ताको, नहीं तो हम ये आपको हम वायरल कर देंगे। उसके बाद फिर आपने इस मामले में कंप्लेन कहाँ किया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उधर से आए तो 10 बजे रात को हम यहाँ मुजफ्फरपुर पहुंचे, और हम तो इतना नर्वस थे कि मेरे पापा और एक भाई थे, वो लोग गए हमको हाजीपुर से लेके आए, और फिर यहाँ ब्रह्मपुरा थाना में मेरे लोग तब तक आए हुए थे, वहाँ गए तो हम पूरा नर्वस थे। तो थाना प्रभारी रिस्पांस लिए, और उसके बाद बोले कि आप सुबह में आइएगा। सुबह में गए तो वो पूरा ये मतलब कार्रवाई किए, और उसके बाद बोले कि आप एक बार खुसरूपुर ये चलेंगे। तो हम लोग तो पूरा नर्वस सिस्टम में थे, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अगर साइबर सेल में भी गए तो वहाँ कोई लोग नहीं मिले, तो फिर हम लोग को पटना जाना पड़ गया। तो कल हम लोग पटना गए थे, मगर वहाँ भी सर सीधा बोल दिया गया कि ये हर जिला में ये साइबर सेल होता है, तो आप वहीं जाके कीजिए। तो आप फाइनली आपको खुसरूपुर जाना ही होगा सर। मगर अभी हम इतना डरे में कि हम खुसरूपुर नहीं जा पाएंगे सर। इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। जिले के तिलक मैदान स्थित एक निजी होटल के सभागार में लोजपा द्वारा पार्टी विस्तार को लेकर बैठक की गई। आज जिले के तिलक मैदान रोड स्थित फूड प्लाजा होटल में लोक जनशक्ति रामविलास द्वारा संगठन विस्तार को लेकर पार्टी के सदस्यों के साथ बैठक की गई। बैठक में अमित जायसवाल को महानगर सदस्य बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। मौके पर लोजपा जिला अध्यक्ष चुलबुल ठाकुर समेत कई गणमान्य लोगों से अमित जायसवाल का शॉल और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। मौके पर अमित जायसवाल ने बताया कि बिहार फर्स्ट विजन से प्रेरित होकर पार्टी की हमने सदस्यता ली है। हम चाहते हैं माननीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में आए और बिहार में बदलाव की एक लहर उठे। लोजपा रामविलास पासवान जी की पार्टी का विस्तार के लिए आज यहाँ बैठक हुई है, जिसमें हम लोग आज की बैठक में मुजफ्फरपुर में पार्टी का विस्तार किया गया है। चिराग पासवान जी से हम प्रेरित होकर बिहारी फर्स्ट के नारे से हम प्रेरित हुए उनसे, और हमें ऐसा लगता है इस युवा नेता में बिहार को बदलने की खूब जोर ताकत है। इसलिए हमने इस पार्टी से जुड़ा। आज महानगर का अध्यक्ष पद हमें दिया गया, जिनके लिए हम लोजपा के कौशल ठाकुर जी, जो हमारे जिला अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष
श्री राजेश ठाकुर जी, इन दोनों लोग यहाँ आए और हमें इस पद पर सुशोभित किया। महानगर अध्यक्ष के पद पर आप हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी पार्टी के प्रति? पार्टी के प्रति सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि मैं लोजपा रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसके लिए बिहार में अच्छा काम हो सके, एक युवा नेता हमारे राज्य को चला सके, आने वाले दिनों में उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देख सके, ताकि जो बिहार की जनता 12 करोड़ है उनका जीवन सही हो सके। लोजपा रामविलास संसदीय बोर्ड का संगठन विस्तार का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे अमित जायसवाल जी को महानगर अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। इसके लिए इनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामना हम लोग दिए हैं। और जितने भी हमारे साथी लोग आए हुए हैं, जैसे जिला उपाध्यक्ष काशीनाथ झा जी हुए, संसदीय बोर्ड के सचिव हुए, महानगर जिला के सचिव अखिलेश ठाकुर जी, और उपाध्यक्ष हुए राज ठाकरे जी, सभी लोगों ने मिलकर के हम लोग अमित सर को अध्यक्ष पद का दायित्व दिए हैं। और अमित सर ने वादा किया है कि 6 महीना हम समय दिए हैं, लेकिन बोले हैं कि 3 महीने के अंदर में हम पूरे 49 वार्ड को कंप्लीट करके तो पार्टी कार्यालय को अपना डॉक्यूमेंट जो है वो सौंपेंगे। इसी के साथ हम लोग इनको बधाई दिए हैं और यही से कार्यक्रम हुआ है। क्या लगता है कि पद पर जो जिम्मेवारी मिला है कि कितना खरा उतरेंगे? अभी तो लग रहा है कि बहुत अच्छा काम करेंगे और पहले से भी सक्रिय रहे हैं राजनीति में और व्यवसाय से भी जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए लोगों का इनका अच्छा लोगों पे अपना पकड़ है, वार्ड में चाहे जिला में पकड़ है इनका। और 18 को जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें अमित जी का बहुत अच्छा हम लोग को लग रहा है कि इनसे पार्टी का गौरव बढ़ेगा और पार्टी के बहुत मजबूत होगी। छोटी सरियागंज स्थित नवयुवक समिति सभागार में अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। नवयुवक समिति छोटी सरियागंज के सभागार में अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच के द्वारा बैठक सह दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के पंचायती राज्य मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंच के प्रदेश संयोजक जितेंद्र गुप्ता, संचालन संजय कुमार और धन्यवाद ज्ञापन अनिल गुप्ता के द्वारा किया गया। आगंतुकों का स्वागत राकेश कुमार गुप्ता ने माला पहनाकर किया। मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी ने कहा कि अपने आबादी के अनुसार राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए 13 अप्रैल 2025 को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में विशाल रैली अमर शहीद वंशी चाचा शहादत समारोह में लाखों लोग शामिल होंगे। मंच के प्रदेश संयोजक जितेंद्र गुप्ता ने कहा कि 13 अप्रैल को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में कानू हलवाई समाज अपनी चट्टानी एकता को दिखाएगी। भोज पर आज नया साल के शुभ अवसर पर मकर संक्रांति के दिन 15 तारीख है, अपने समाज के लोगों को, बैठ समाज से लेकर के कानू समाज के लोगों को पहला बैठक बुलाया गया है। बैठक में एक नया स्वरूप देने के लिए एक सब लोगों का नया परिचय हो जाए और उसके साथ साथ वंशी चाचा शहादत दिवस का शहादत दिवस जो है सो पटना के मिलर हाई स्कूल में मनाने की तैयारी की जा रही है। अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच के द्वारा स्वजातीय का चूड़ा दही का आज भोज का आयोजन किया गया है। इस नव वर्ष में, नए साल में हम लोग चाहते हैं कि समाज एकजुट रहे, एकत्रित रहे और आने वाले 13 अप्रैल वो मिलर हाई स्कूल में वंशी चाचा शहादत दिवस मना रहे हम लोग और एक बड़ी रैली है सो कानू हलवाई समाज की होने वाली है। उसमें अपनी भागीदारी के लिए, उसमें अपनी एकता एकजुटता और अपने अधिकार के लिए, अपने आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी के लिए हम लोग उस मिलर हाई स्कूल को भरेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। आज समाज का भोज है। आज सभी समाज पूरे जिला से हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग आज यहाँ आए हैं। सब एक दूसरे को नए साल की बधाई दे रहे हैं।
प्रगति यात्रा के दौरान विंदा पंचायत के ग्रामीणों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री ने जिन सेवाओं की शुरुआत की थी, अब उसमें से अधिकांश में ताला लटका हुआ है। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दूसरे चरण के दौरान 5 जनवरी को मुजफ्फरपुर जिले के नरौली पंचायत में वृहद आश्रय गृह, पंचायत सरकार भवन, आंगनबाड़ी केंद्र सहित कई लाभकारी योजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किए थे। 10 दिनों के बाद उनके रियलिटी चेक करने जब हम पहुंचे तो कुछ कार्यालय खुले मिले, वहीं ज्यादातर कार्यालय मुख्यमंत्री के जाने के बाद खुले ही नहीं। सबसे पहले हम पहुंचे ग्रामीणों की सुविधा के लिए पंचायत सरकार भवन, विंदा पंचायत शाखा पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया था, जहां पोस्ट ऑफिस से जुड़ी सारी सुविधाएं ग्रामीणों को मिलती, पर वहां ताला लगा हुआ था। उसके ठीक बगल में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा का शुभारंभ किया गया था कि ग्रामीण बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा सके, तो वहां भी ताला लगा हुआ था। गांव के युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए पुस्तकालय का भी शुभारंभ किया गया था, उस पुस्तकालय में भी ताला लटका हुआ था। ग्रामीणों को ऑनलाइन मिलने वाली सुविधाओं के लिए ब्लॉक या मुख्यालय के चक्कर ना लगाने पड़े, इसके लिए आरटीपीएस काउंटर की सुविधा शुरू की गई थी, पर वहां भी ताला लटका हुआ था। वहीं हेल्थ वेलनेस सेंटर में मरीजों का इलाज हो रहा है, साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को सेविका और सहायिका के द्वारा पढ़ाया जा रहा था। मनरेगा पार्क के फाउंटेन तो चालू नहीं थे, पर पार्क की स्थिति कम बेस ठीक थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिखाने के लिए शुरू की गई योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को तो मिलता नहीं दिख रहा। यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे उस दिन यहाँ चकाचौंध नजर आ रहा था, लग रहा था कि ये बिहार सरकार का एक यूनिट यहाँ खुल गया है, यहाँ सारा सुविधा होगा, यहाँ अब मुसहरी ब्लॉक पर जाने की जरूरत नहीं होगी, अब मुजफ्फरपुर शहर कचहरी जाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन उनको जाते ही सारा पदाधिकारी भी यहाँ से गायब होगा, किसी व्यक्ति का कोई नजर नहीं है, कोई यहाँ की खोज खबर लेने वाला नहीं है कि मुख्यमंत्री जी आए और इतना बड़ा सिस्टम जो हुआ बना उसको सही रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और आज देखने को मिल रहा है कि सारा सिस्टम बंद हो गया, कोई भी सिस्टम चालू नहीं, सब मृतप्रायण है, चाहे वह बैंक हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे आरटीपीएस हो, चाहे वह सुधा डेयरी का काउंटर हो, सब मृतप्रायण है और कोई देखने वाला नहीं है। जी अभी तो आपका आरटीपीएस खुलता ही है और कर्मचारी लोग आते हैं, बस बैंक आपका बंद रहता है। पोस्ट ऑफिस कभी कभी मतलब 1-2 बार आए हैं इतना दिन के अंदर, अभी तक 5 के बाद। सुधा डेयरी भी बंद रहता है और ग्रामीण बैंक तो आज तक खुला ही नहीं है। आंगनबाड़ी चालू है, सब बाद बाकी सब चालू। ये भी अच्छा है, आपका काम कर रहा है चालू। जीविका का भी जो अपना है वो सही समय से खोलता है और मीटिंग कराता है, वो लोग भी आते हैं। कचरा प्रबंधन वो भी मतलब पर डे उसका भी काम चालू है। पुस्तकालय ये सब खुलता है? जी पुस्तकालय वगैरह सब खुलता है। आज तो बंद है? अभी बंद है सर, आए हैं अभी सारा खोलेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, 1st फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। 18 जनवरी को राहुल गांधी के बिहार आगमन से कांग्रेस पार्टी में नई ऊर्जा आएगी। प्रदेश अध्यक्ष सह मुजफ्फरपुर पर्यवेक्षक चंद्र प्रकाश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष सह मुजफ्फरपुर पर्यवेक्षक चंद्र प्रकाश सिंह ने तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि 18 जनवरी को केंद्र सरकार में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पटना आगमन से पार्टी में नई ऊर्जा मिलेगी, जो आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार से एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेगी। चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि वे सदाकत आश्रम में एक सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें बेरोजगार युवा, SC/ST और महिला आदि सामाजिक कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी पटना के बापू सभागार में विभिन्न सिविल सोसाइटी के साथ उनकी समस्या सुनेंगे तथा अपने विचार भी रखेंगे। साथ ही राहुल गांधी सदाकत आश्रम में कर्मचारियों के लिए बने भवन को इंदिरा भवन के नाम से तथा एक नवनिर्मित सभागार को राजीव सभागार के नाम से उद्घाटन भी करेंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि अपने नेता को सुनने जिला से भी सैकड़ों कार्यकर्ता पटना जाएंगे। वहीं जिला प्रवक्ता समीर कुमार ने कहा कि राहुल गांधी के पटना आगमन से
कांग्रेस कार्यकर्ताओं में संजीवनी का काम करेगा, जिससे वे आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस लेंगे। का उद्देश्य है कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता, युवा हृदय सम्राट, कर्मठ जुझारू, ईमानदार आदरणीय राहुल गांधी जी का आगमन पटना में 18 तारीख को सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद बापू सभागार में सिविल सोसाइटी के द्वारा एसी, एसटी, ओबीसी के लोगों के साथ सम्मेलन है, उसमें भाग लेंगे। प्रतिपक्ष के नेता बनने के बाद राहुल गांधी जी बिहार में पहली बार आ रहे हैं और काफी हर्षोल्लास कांग्रेसियों में है। विधानसभा चुनाव भी है। इसके मद्देनजर देखते हुए हम लोग मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से ज़्यादा संख्या में हम लोग यहाँ से कार्यकर्ताओं को ले जाएंगे। सभी प्रखंड अध्यक्षों के साथ हमारी कल बैठक है और फोन से वार्ता हुई है। सारे लोग अपने तैयारी में लग गए हैं कि मुजफ्फरपुर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने नेता राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए हम लोग पटना जाएंगे 18 तारीख को। साथ में आज जो परिस्थिति है देश में और राज्य में, एनडीए हुकूमत जो अपने शर्त पर राजनीति कर रही है, बेईमानी हो, धोखाधड़ी हो, आज मीडिया को भी अपने मुट्ठी में कर ली है। सारा ईडी, सीबीआई जितने भी प्रशासनिक महकमा है, जैसे बिहार में यह ब्यूरोक्रेसी की सरकार है और दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी जी वो भी उसी को इस्तेमाल करके चल रहे हैं। इसके खिलाफ मुखर में आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। जनता का काफी सपोर्ट मिल रहा। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। निश्चित तौर पर राहुल जी के आने से बिहार पर काफी असर पड़ेगा और अभी से ही हम लोग कमर कस लिए हैं विधानसभा चुनाव के लिए भी। अब कार्यकर्ताओं से वह मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से की जो समस्या है बिहार में वो आमने सामने संवाद करेंगे। मारीपुर ओवरब्रिज के नीचे 25 वर्षों में बनकर तैयार हुआ लोटस टेम्पल 20 जनवरी से श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन के लिए खोल दिया जाएगा। मारीपुर ओवरब्रिज के नीचे लोटस टेम्पल मंदिर 25 वर्षों में बनकर तैयार हो गया है, जिसे भक्तों के लिए 20 जनवरी से दैनिक पूजन के लिए खोल दिया जाएगा। मंदिर के प्रधान सेवक डॉक्टर गजेंद्र कुमार सिंह ने बुधवार को मंदिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि 20 जनवरी को कलश यात्रा, 21 जनवरी को नगर भ्रमण और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, रुद्राभिषेक, हवन, यज्ञ, पूर्णाहुति और महाप्रसाद भंडारा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मंदिर में मां दुर्गा की अष्ट पूजा वाली प्रतिमा स्थापित की गई है। वहीं नर्मदेश्वर शिवलिंग के साथ शिव परिवार और नदी श्री खाटू श्याम जी और संकट मोचन श्री हनुमान जी की प्रतिमा का भी स्थापना की गई है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी। उन्होंने बताया कि 1954 में महामाया स्थान मंदिर के प्रांगण में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर दुर्गा पूजा की जाती थी। सन 2000 में स्थानीय लोगों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जो 25 वर्षों में बनकर पूरा हुआ। मंदिर को लोटस टेम्पल के नाम से जाना जाएगा। और ये मंदिर जो है 2000 से इसका मतलब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। 10 साल बनने के बाद बीच में 10 साल ब्रेक हो गया था, लेकिन उसके बाद हम इसका काम शुरू कराए और आज मूर्ति वगैरह सब आ गया है। दुर्गा जी का मूर्ति 18 भुजा वाली 6.25 फीट की प्योर मकराना का बना हुआ 15 क्विंटल करीब वजन है। और हनुमान जी भी हैं 104 फीट के। खाटू वाले श्याम का है और शिव परिवार भी है और नंदी है और शिवलिंग का भी स्थापना करना है। 20, 21, 22 3 दिन तक प्रोग्राम चलेगा।
जिसमें 20 को कलश यात्रा होगा, 21 को नगर भ्रमण होगा और 22 को प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद हवन होगा, महाप्रसाद होगा और महाभंडारा होगा। भगवानपुर ओवरब्रिज पर अंधेरे के कारण छिनतई की घटनाओं में वृद्धि के बावजूद स्ट्रीट लाइट को ठीक नहीं किया जा रहा है। वीडियो में जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो किसी दूसरे जिले का नहीं, आपके अपने मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का है। ये वीडियो भगवानपुर ओवरब्रिज का है, जहां एक और स्मार्ट सिटी के द्वारा करोड़ों की लागत से शहर के विभिन्न इलाकों में ताबड़तोड़ रोड, नाले, सड़क का काम तथा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मरीन ड्राइव जैसे परियोजनाओं पर मुहर लगी, साथ ही उन पर काम भी हो रहा है। मगर आश्चर्य की बात यह है कि शहर को नए विधायक मिले, नए सांसद मिले, साथ ही नगर निगम को 2 महिला के रूप में मेयर और डिप्टी मेयर मिले, मगर कुछ नहीं बदला। वह है पुल की स्थिति। शाम ढलते ही लोग इस पुल से गुजरने में एक बार कतराते हैं। अंधेरे की वजह से हमेशा पुल पर कोई न कोई अनहोनी की आशंका बनी रहती है, मगर इस मुद्दों पर किसी भी जनप्रतिनिधि की नजर नहीं जा रही। दुखद स्थिति है। यहाँ की पब्लिक समस्या के इशू पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सारे मौन हो जाते हैं। उनको सिर्फ अपने सुख सुविधा से ही मतलब है। आप देखिए कि वो जो भगवानपुर ओवरब्रिज के ऊपर जो बिजली नहीं चल रही है, कितने क्या, जब से पुल का निर्माण हुआ है उसी समय यह व्यवस्था उसमें देना चाहिए था। एक भी पोल उसमें नहीं दिया हुआ है और तब से लोग कैसे अंधेरे में जा रहे हैं, आ रहे हैं और प्रतिदिन जो है कुछ न कुछ घटनाएं घट जाती है, क्राइम होता है वहाँ पे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था करना। और आप देखिए कि शहर में नगर निगम का चुनाव हुए भी लगभग जो है 2 साल से ऊपर हो रहा है। तो मेयर बन गए, यहाँ नए मेयर, डिप्टी मेयर बने, नई सरकार बनी नगर निगम में। विधायक का जो है वो भी 5 साल का टर्म टेन्योर अब खत्म होने जा रहा है। सांसद के चुनाव का भी लगभग जो है साल भर होने जा रहा है। तो जो भी लोग जनप्रतिनिधि लोग हैं उनको सिर्फ अपने कुर्सी से मतलब है। इतना करोड़ों अरबों का फंड यहाँ जन सुविधाओं के इशू पर खर्च करने के लिए सरकार दे रही है। तो दे रही है तो खर्च कहाँ हो रहा है? देखिए, शहर को स्मार्ट बनाया जा रहा है और यहाँ लोग जो है अंधेरे में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रतिदिन घटनाएं घट रही है। तो बहुत ही दुखद स्थिति है। ऐसा देख के लगता है कि वो शहर का पार्ट है ही नहीं। जहाँ शहर का एक इलाका, वहाँ जो है ये सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है वहाँ के लोगों के लिए साथ, और जो प्रतिदिन जो लोग आ जा रहे हैं उन लोगों के साथ। शहर में जहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पर लाइट बॉल बत्ती की व्यवस्था की गई है वहाँ पूरा अंधेरा छाया रहता है। बिल्कुल, आप देखिए कई भी जगह जो है लाइटिंग की व्यवस्था सही नहीं है। जो स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हो रहा है वहाँ देखिए जगह जगह जो है गड्ढा हो जा रहा है। जो काम का तो खैर स्मार्ट सिटी में जो काम हो रहा है उसका कोई गुणवत्ता चेक करने के लिए कोई पदाधिकारी ही नहीं है। सिर्फ जो अखबारों में आता है, जहाँ कहीं गड्ढा धंस गया वही बात आती है, उसी पर जो है मीडिया में आता है मैटर, नहीं तो बाकी कोई मतलब नहीं है। किसी प्रशासनिक पदाधिकारी को कोई जवाबदेही नहीं तय किया हुआ है कि कौन जिम्मेदार होंगे किसी भी घटिया निर्माण के लिए। सड़क को लेकर के आपने FIR को परिवाद भी दर्ज किया है? बिल्कुल, हमने किया था। और ये जो भगवानपुर ओवरब्रिज के नीचे जो NHAI द्वारा जो अधूरा सड़क निर्माण छोड़ा गया हुआ था, जहां प्रतिदिन दुर्घटना हो रही थी, उस इशू पर भी हमने काफी अभियान चलाया था। वहां पे लोकतांत्रिक तरीके से सभी जनप्रतिनिधियों को जगाने के लिए एक पोस्टर भी लगाया था हमने। उसके बाद NHAI को लिखा, मैंने जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर को भी लिखा, लेकिन क्या हुआ, वही की वही स्थिति है। हमको सूचना मिली RTI के द्वारा कि जो है वहाँ नापी दोनों पुल के दोनों ओर नापी के लिए मुशहरी CO को लिखा गया है, स्थानीय थाना को SDO को दिया गया है, लेकिन हमको लगता है साल भर होने जा रहा है, कोई नापी नहीं हुआ, कोई मेजरमेंट नहीं हुआ। अतिक्रमण कहाँ है, कौन लोग किए हुए हैं, उनको हटाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लाठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक
आधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अगर आप भी अपने सपनों का घर सुंदर बनाना चाहते हैं तो हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हम हैं अंज इंटीरियर्स, जहां आपके घर को सुंदर बनाने के लिए इंटीरियर डिजाइनर प्लानिंग करके तैयार करते हैं और आपके अनुसार आपके घर को सुंदर बना देते हैं। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C8 शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जम्मू तवी स्टेशन पर NI वर्ग को लेकर मौर्य ध्वज सहित कई ट्रेनें रद्द। जम्मू तवी स्टेशन का पूर्ण विकास कार्य चल रहा है। ऐसे में प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर कई ट्रेनों को अलग अलग तिथियों में रद्द करने के साथ परिचालन में बदलाव किया गया है, जिसमें गाड़ी संख्या 15,655 कामाख्या श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस 19 और 26 जनवरी और 2, 9, 16 और 23 फरवरी तथा 2 मार्च को रद्द किया गया है। इसी तरह गाड़ी संख्या 15,656 श्री माता वैष्णो देवी कटरा कामाख्या एक्सप्रेस 22 जनवरी, 29 जनवरी एवं 5, 12, 19 और 26 फरवरी तथा 5 मार्च को गाड़ी संख्या 12,491 बरौनी जम्मू तवी मौर्य ध्वज एक्सप्रेस 9, 16, 23 फरवरी तथा 2 मार्च को गाड़ी संख्या 12,492 जम्मू तवी बरौनी मौर्य ध्वज एक्सप्रेस 7, 14, 21 और 28 फरवरी को गाड़ी संख्या 15,098 जम्मू तवी भागलपुर अमरनाथ एक्सप्रेस 4 मार्च को रद्द किया गया है। सरैया व्यवसायिक संघ के चुने हुए सदस्यों का सम्मान वैशाली सांसद वीणा देवी और MLC हृदेश प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया। बुधवार को सरैया में सरैया व्यवसायिक संघ के चुने हुए सदस्यों का सम्मान समारोह सह मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भोज का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन वैशाली सांसद वीणा देवी और MLC दिनेश प्रसाद सिंह सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इससे पूर्व संघ के कार्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि द्वारा फीता काट कर किया गया। इस दौरान
मुख्य अतिथि के द्वारा नवनियुक्त सरैया व्यावसायिक संघ के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष सुनील कुमार, अमितेश कुमार रमन, विकास जायसवाल, बाबूलाल राय, सचिव सिंह प्रसाद शाह, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार सोनी, मीडिया प्रभारी प्रमोद कुमार, संगठन प्रभारी संजय कुमार, संगठन महासचिव दीपांशु शेखर को माला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर स्वागतकर्ता विश्वजीत कुमार उर्फ चुन्नू शाही, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रुपेश कुमार सिंह, नगर पंचायत उपाध्यक्ष दिलीप राय सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। बना इस सरैया में पहले तो सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, नया साल की ढेर सारी शुभकामना। आज यहाँ पर रखा गया था जो व्यापारी संघ के अध्यक्ष बनाया गया है, उनके सम्मान समारोह में हम लोग आए हुए थे। हम चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर के दूसरा स्थान हमारे सरैया में हो, हमारे व्यापारी संघ सब मिलजुल के रहे, काम करे, कैसे आगे बढ़े, उनके लिए जो भी समस्या होगा हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे भी। हर समस्या के समाधान करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जहाँ तक होगा सरकार से बात करेंगे, इधर भी बात करेंगे, सभी काम होगा। सबको बहुत बहुत बधाई। हाँ, जाम की समस्या है तो अब हम लोग इस पर बात करेंगे और उसको 4 लाइन में हम लोग बाईपास में करवाएंगे। ये बहुत दिक्कत है क्योंकि मेरा भी घर इधर पारू में है, तो आने जाने में पर्व हो चाहे अंदीना हो, क्षेत्र में आती हूँ तो बहुत सारा दिक्कत होता है। बहुत सारे दिक्कत के सामना करना पड़ता है। थाना प्रभारी को फोन करो, डीएसपी साहब के अंत में कभी कभी तो गाड़ी घुमा के लालू छपरा होके मुझे जाना पड़ता है। तो मैं खुद इस समस्या से झेल रहा हूँ। इस बात को मुझे ज्ञात है, मैं बात करके इसको समस्या के समाधान। अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम कचहरी सदस्य संघ ने आक्रोश मार्च निकालकर 1 दिवसीय धरना दिया। सुबह के ग्राम कचहरी एवं इसके निर्वाचित जनप्रतिनिधि, उप सरपंच, पंच, सरपंच, प्रहरी सहित नियोजित कर्मी वर्ष 2006 से घोर उपेक्षित हैं, जिसे लेकर बुधवार को संघ के सदस्यों ने शहीद स्मारक स्थल से आक्रोश मार्च निकालकर समरनाले में धरना दिया। संघ के सदस्यों ने बताया कि हमारी 11 सूत्री मांगों को सरकार जल्द से जल्द लागू करे, जिससे बिहार के सभी ग्राम कचहरी स्तर पर अविलंब सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि सुबह के सभी 1,23,044 जनप्रतिनिधि, 8,057 सचिव, 8,057 न्याय मित्र एवं 16,114 ग्राम कचहरी प्रहरी सफाई कर्मी, कुल 1,55,282 ग्राम कचहरी प्रतिनिधि तथा कर्मीगण संयुक्त रूप से माननीय अनुमंडल व्यवहार उच्च न्यायालय आदि का बोझ कम करते हुए बिहार पंचायती राज को देशी नहीं बल्कि विश्व स्तर पर न्याय के साथ विकास विश्वास की अवधारणा को प्रमाणित कर अग्रणी भूमिका स्थापित करेंगे। लोगों का मुख्य उद्देश्य है 28 तारीख को मिलर स्कूल पटना के प्रांगण में अपनी आवाज को इस बहरी गूंगी सरकार जो है, जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को उपेक्षित किए हुए है, पंच सरपंच के साथ उपेक्षा करता है, उसको हम लोगों को सुना देना है, समझा देना है। अगर हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया गया, ये लाठी तंत्र की सरकार जो नहीं सुनती है, उसको हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से सुनाने का काम करेंगे। अगर ये बहरी गूंगी सरकार नहीं सुनती है तो मिलर स्कूल के प्रांगण में जो हम लोगों का महाजुटान हो रहा है त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का, उसमें मुखिया संघ अध्यक्ष बिहार प्रदेश मिथिलेश राय जी के आह्वान पर, प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला जी पंच सरपंच संघ बिहार प्रदेश के आह्वान पर, जो इन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ समरसता रखते हुए एकजुट होने का काम किया है, मुजफ्फरपुर जिला इसके लिए इन लोगों को बधाई देता है कि मुखिया संघ प्रदेश का नेतृत्व करेगी, पंच सरपंच संघ प्रदेश का नेतृत्व करेगी, समिति संघ प्रदेश का नेतृत्व करेगी, न्याय मित्र संघ प्रदेश का नेतृत्व करेगी। भीषण ठंड में सड़क पर रात गुजारने वालों के बीच डॉक्टर गौरव वर्मा ने कंबल का वितरण किया। लगातार बढ़ रही ठंड के बीच गरीब लोगों के बीच 94 विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर गौरव वर्मा ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर न सिर्फ गरीब लोगों को कंबल दिया,
बल्कि भीषण ठंड में ठिठुर रहे गरीब और असहाय लोगों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की। इस मौके पर डॉक्टर गौरव वर्मा ने बताया कि आज एक मित्र के पिता की पुण्यतिथि है और साथ ही हमारी सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व मकर संक्रांति भी है। ऐसे में क्यों न समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वास्तविक जरूरतमंद लोगों की मदद की जाए। गरीब और असहाय लोगों के लिए कुछ करने में एक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। मेरा यह प्रयास है कि मैं निरंतर मानव सेवा के इन कार्यों में लगा रहूं। मकर संक्रांति का शुभ अवसर है। सबसे पहले तो समस्त मुजफ्फरपुर वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति एक पर्व है जो सब लोग मिलकर मना रहे हैं। ये पर्व सब लोग को मिलकर मना, आपसी सौहार्द का पर्व है। और हमारे मित्र निहाल जी, आज इनके पिताजी की पुण्यतिथि थी, उसी अवसर पर मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे आज हम लोगों ने सोचा कि क्यों न सबके साथ मिलकर इस त्योहार को मनाया जाए। इन गरीबों के बीच जिनके पास आश्रय नहीं है, इनको ठंड लग रही है, ठंड एकाएक बढ़ गया है, उसके लिए कंबल का हम लोगों ने वितरण का आयोजन किया। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत गरीबों के बीच सबके साथ मकर संक्रांति पर्व मनाकर गरीबों में भी काफी खुशी है। कंबल गरीबों के बीच बांटकर अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर कंबल वितरण किया मैंने। और डॉक्टर साहब के द्वारा साथ में हमारे सहयोग किया, इन्होंने भी साथ में कंबल वितरण करने। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।